नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जब नारे सुनाई दिए, 50 खोके एकदम ओके, तो मुझे लगा सामने शिवसेना, एकनाथ शिंदे के लोग होंगे जिनके खिलाफ नारे चल रहे होंगे, और नारे लगाने वाले उद्धव ठाकरे के लोग होंगे, राज ठाकरे के लोग होंगे, कांग्रेस के लोग होंगे, शरद पवार के लोग होंगे। लेकिन आंखें खुली रह गई जब एकनाथ शिंदे के लोगों के खिलाफ ये नारे भाजपा के लोग लगा रहे थे। क्या जुतम पहचान चल रही है एनडीए गठबंधन में। ये मामला है मुंबई का वार्ड नंबर 173 का। इसमें हुआ यूं कि ये वार्ड जो है वो एकनाथ शिंदे के खाते में गया था। उन्होंने पूजा कांबळे को वहां से उम्मीदवार बनाया। लेकिन सही बात है क्या, ये भाजपा वाले ही जाने। कोई कहता है बीजेपी ने भी बी फॉर्म दिया था, कोई कहते हैं कलर फोटोकॉपी लेके बीजेपी ने बी फॉर्म भरा और फॉर्म वैलिड हो गया तो फिर मना नहीं कर पाए। शिल्पा केळुस्कर को बीजेपी ने उतारा, उतारा ही होगा। अब इसे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का नाम दिया गया। लेकिन जब प्रचार करते हुए दोनों ग्रुप आमने सामने हो गए, तो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के लोगों को देखकर बीजेपी का खून खौल गया और जोर जोर से नारे लगाने लगे, 50 खोके एकदम ओके, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे के लोग भी भाजपा के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। एकनाथ शिंदे के वरिष्ठ नेता ने कहा कि फडणवीस को पूछो वो किन के भरोसे मुख्यमंत्री है। कई बातें हुई। ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले एकनाथ शिंदे के एक उम्मीदवार के खिलाफ जब नगरपालिका के चुनाव चल रहे थे, तो वहां के जो एकनाथ शिंदे के एमएलए थे उनके खिलाफ बीजेपी के दूसरे एमएलए ने कहा, अरे हमें सब पता है 50 खोके लेके तुम हमारे साथ आए हो। बीजेपी बार बार इसको रेखांकित कर रहे हैं कि उन्होंने 50 खोके दिए। ईडी, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, सीबीआई गहरी नींद में सोए हैं, उन्हें यह सुनाई नहीं देता। दूसरी ओर राज ठाकरे ने दावा किया कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से ये बोल रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा वाले लुभा रहे हैं, बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि पार्टी में आइए, आप हमारे साथ आके हम टिकट देंगे, चुनाव लड़िए तो आपकी जीत सुनिश्चित है कि ईवीएम में हमने पहले ही 2,500 हजार वोट हमारे भर के रखे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ये कहीं ज्यादा इसको मीडिया ने तवज्जो नहीं दिया, लेकिन मेरे पास वो वीडियो है। कहने वाला यदि महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है तो उसे लाइटली लेना नहीं चाहिए। राज ठाकरे मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनको पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि कितनी सीटें हैं, उन्होंने कहा कि क्या करें जब चुनाव ही इतने बेईमान से लड़े जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजित पवार का स्टेटमेंट है कार्यकर्ताओं के बीच। अजित पवार और भाजपा, इनके बीच में लगातार शब्द युद्ध चल रहा है। अजित पवार को भ्रष्टाचारी कह के फिर से एक बार उनका नाम लिया कि भ्रष्टाचार के चलते आप हमारे साथ आ गए। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे थे वही मेरे साथ बैठ के सरकार चला रहे हैं, मुझे साथ लेकर। इसके मायने क्या है? अजित पवार और शरद पवार दोनों कुछ जगहों पे एक साथ लड़ रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना फायदेमंद होगा, इसलिए हम लड़ रहे हैं और हमारा ध्यान ज्यादा सीटें लेने के लिए है। और फिर अजित पवार एक एजेंसी से बात करते हुए दार्शनिक हो जाते हैं। वो दार्शनिक इसलिए कि अपने साक्षात्कार में कहते हैं कि राजनीतिक में, वर्तमान में राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता में लगातार गिरावट
आ रही है, इसकी चिंता है उन्हें। राजनीतिक वैचारिक प्रतिबद्धता, अब वो पूरे जीवन भर बीजेपी के खिलाफ विचार लेके चले और अंत में बीजेपी के सगे हो गए। उनको शायद अपने बारे में चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया तक ज्यादा तक राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है और अपने सदस्यों को बढ़ाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। अब इसमें विचारधारा बीजेपी ने छोड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने सभी को अपने साथ लिया। विचारधारा क्या एकनाथ शिंदे ने छोड़ी जो बीजेपी के साथ हो गए उद्धव ठाकरे को छोड़ के? विचारधारा क्या अजित पवार ने छोड़ी जो शरद पवार को छोड़ के बीजेपी के साथ हो गए? पवार ने कहा कि पार्टी बदलना आम हो गया है, नेताओं को लालच देकर या दबाव डालकर पाला बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो फिर अजित पवार स्वयं बताएं कि उन्होंने किस बात पे पाला बदला, लालच पे बदला या दबाव में आके बदला? उन्हें पुणे पिंपरी चिंचवड़ में स्थानीय बीजेपी नेतृत्व पर हमला जारी रखा। पवार ने कहा हाल ही में राजनीतिक पार्टियों ने लगभग अपनी विचारधाराएं छोड़ दी, नेता कहीं भी जा रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं को लालच देकर पाला बदला जा रहा है, किसके खिलाफ लंबी जांच को सामने लाकर दबाव डाला जा रहा है। ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि पार्टी बदलने के बाद जांच एजेंसियों को नियंत्रित किया जाएगा। ये शायद सब उनके साथ हुआ होगा, वही बात वो दिल से आज पब्लिकली कह रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख पवार ने कहा कि राजनीति में खुलेआम पैसा और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बार बार पाला बदलने के सवाल पर पवार ने कहा जिनके पास पैसा और बाहुबल है वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि जाति के मुद्दे को उछालकर वोट हासिल किया जा सकता है वे उस रणनीति को अपना रहे हैं। पवार ने कहा कि किसी उम्मीदवार का आकलन उसकी चुनावी काबिलियत के आधार पर किया जा रहा है, ना कि इस आधार पर कि उसने एक नेता के तौर पर क्या काम किया। उन्होंने कहा कि नया ट्रेंड सामने आया जहां उम्मीदवारों की लोकप्रियता मापने के लिए सर्वे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले नगर निगम चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि सर्वे का इस्तेमाल ये चेक करने के लिए किया जा रहा है कि किसी खास इलाके में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है। अगर वो व्यक्ति विरोधी पार्टी का है तो उसमें उसे पार्टी में लाने की कोशिश की जा सकती है। पवार ने महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की राजनीति की तारीफ की और कहा कि वे विरोधी पार्टी के नेताओं को भी बराबर सम्मान देते थे। वे फंड बांटते समय ये नहीं सोचते थे कि वो व्यक्ति विरोधी पार्टी का है या नहीं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बदले की राजनीति आ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये वही व्यक्ति है जिसने अपने भाषण में कहा कि यदि यहां हमारी पार्टी चुनाव हारती है तो मैं आपको फंड नहीं दूंगा क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं। तब उसका जवाब बीजेपी के चंद्रकांत दादा पाटिल ने दिया ये बोल के कि तिजोरी किसी के भी पास हो, तिजोरी की चाबी हमारे पास है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो आदमी ये खुद धमकी दे रहा हो, जिसके ऊपर बार बार उद्धव ठाकरे के सरकार में भी जिस पे आरोप थे कि वो सिर्फ अपने लोगों को फंड देता है, उसके बाद जब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, तब भी उन पे आरोप था कि वित्त मंत्री अजित पवार अपने अपने लोगों को बांटते हैं और दूसरों को डांटते हैं। और जब तीसरी बार वित्त मंत्री बने देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो देवेंद्र फडणवीस जी को सारी फाइलें अपने थ्रू मूव करवानी पड़ी, सिर्फ यही देखने के लिए कि जो पहले खेल दादा करते थे वो अब ना हो। और दादा अब इस बात को लेकर चिंतित है कि बदले की भावना से किया जा रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व की आलोचना की और आरोप लगाया कि पिछले 8-9 वर्षों से भारी खर्च के बावजूद उनकी दूरदर्शिता की कमी ने दोनों नगर निकाय को संकट में डाल दिया है। हालांकि राज्य में सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद बीजेपी और एनसीपी दोनों शहर में नगर निगम चुनाव अलग अलग लड़ रही है। बीजेपी पवार से प्रचार के दौरान सहयोगियों को निशाना न बनाने की अपील कर रही है। पवार ने दावा किया कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में 2092 में 2017 से बीच एनसीपी की सत्ता थी,
तो योजना के मुताबिक विकास हुआ, लेकिन 17 से 22 तक बीजेपी कार्यकाल में भ्रष्टाचार व वित्तीय कुप्रबंधन ज्यादा हुआ। पवार ने दावा किया कि 92 से 17 तक पिंपरी चिंचवड का विकास बारीकी से योजना के साथ किया गया। अच्छे वित्तीय प्रबंधन और सक्षम नेतृत्व के कारण निगम एशिया का सबसे अमीर नगर निगम बन गया। हमारे कार्यकाल के दौरान कर्ज लेने या बॉन्ड जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाले पिछले कार्यकाल के दौरान बॉन्ड जारी किए गए। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, साफ सफाई अभियान और कचरा प्रबंधन से जुड़े कामों में अनियमितता का दावा किया और बहुत सारी बातें कही कि पिछले 9 वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ खर्चा किए गए। प्रशासनिक खर्चा 30-35% फीसदी है, यानी 20 करोड़, तो 40 करोड़ रुपए के विकास के काम होने थे, लेकिन वो जमीन पे दिखाई नहीं देते। ये आरोप मतलब कभी-कभी मुझे हंसी आती है। ऐसा ही आरोप उन पे लगा हुआ था जब वो इरिगेशन मंत्री थे और तब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। तब इकोनॉमी सर्वे आया था महाराष्ट्र का और उसमें कहा गया था कि 17,000 करोड़ सिंचन पे खर्चा हुए, लेकिन सिंचन की जो कैपेसिटी है वो नहीं के बराबर बढ़ी। तो ये 17,000 करोड़ गए कहाँ? इसी को 17,000 करोड़ का घोटाला बोलते हैं। दादा ने उसके बाद इस्तीफा दिया। उसके बाद लीपापोती के चलते एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया। उसमें ये कहा गया कि इसमें दादा की गलती नहीं। 17,000 करोड़ खर्चा हुए, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं, लेकिन 17,000 करोड़ खर्चा होने के बाद सिंचन कोई बढ़ा नहीं, इस पे भी व्हाइट पेपर मौन था। और दादा फिर शपथ लेके मंत्री बने। अब जब अजीत दादा ऐसी बात करते हैं तो लगता है कि वो दार्शनिक हो जाते हैं। जब वो विरोध में जाते हैं और जब ये 15 तारीख को जब ये चुनाव निपट जाएंगे, फिर दादा वही बीजेपी के साथ गले में गला डाल के सत्ता का मक्खन खाएंगे। जब मैं देखता हूं तो मुझे एनडीए गठबंधन में अलग-अलग विचारों के साथ एक दूसरे के खून के प्यासे ये लोग फिर सत्ता का मक्खन खाने गिद्ध जैसे एक साथ थाली में बैठते नजर आते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।